नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की हर बड़ी और अहम खबर, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज, साथ ही वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज भी। तो आइए शुरुआत करते हैं सुपर प्राइम टाइम की। आज सबसे पहले बात युद्ध की। 12 सितंबर की रात यूक्रेन की मिसाइलों ने क्रीमिया की सेवेस्तोपोल पोर्ट सिटी को दहलाया और इसके ठीक 24 घंटे के बाद क्रीमिया से 40 मील दूर येवपतोरिया इलाके में बारूदी कोहराम मचाया, वो भी मेड इन यूक्रेन क्रूज मिसाइल से। जानते हैं ये जगह और इस जगह पर हुए हमले से रूस का सबसे सॉलिड डिफेंस S-400 राख हो गया। रशियन नेवी की ब्लैक सी फ्लीट के जहाज भी यूक्रेनी हमले के शिकार हुए। इतना ही नहीं, यूक्रेन के आत्मघाती ड्रोन्स ने वहां मौजूद रूस के वेपन सर्विस सेंटर और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को भी टारगेट किया। यकीन मानिए, यूक्रेन के वरुणास्त्र से क्रीमिया वॉर फ्रंट थर्रा गया है, मगर अब इस हमले का इंतकाम पुतिन एटमी कोहराम से लेंगे। आखिर कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। क्रीमिया को लेकर छेड़ी जंग अब पहले से ज्यादा विस्फोटक हो चली है और इसका पुख्ता सबूत है क्रीमिया के येवपतोरिया इलाके से आई बारूदी बवंडर की ये तस्वीरें। तेरह 14 सितंबर की दरमियानी रात यूक्रेन ने मिसाइलों और आत्मघाती ड्रोन के जरिए प्रचंड तबाही मचाई। येवपतोरिया का कोना कोना जबरदस्त ब्लास्ट और बारूदी गुबार से दहल उठा। जानते हैं, ठीक इसी तरह के हमले को 24 घंटे पहले यूक्रेन ने क्रीमिया के सेवेस्तोपोल पोर्ट पर अंजाम दिया था और अब सेवेस्तोपोल पोर्ट सिटी से करीब 67 किलोमीटर दूर उत्तर में क्रीमिया के तटीय शहर येवपतोरिया को यूक्रेनी सेना ने टारगेट किया। मिसाइलों और ड्रोन से येवपतोरिया पर प्रचंड प्रहार किया और भीषण तबाही मचाई। जिस अंदाज में यूक्रेन की मिसाइलों और ड्रोन्स ने क्रीमिया में तबाही मचाई, पिन पॉइंट लोकेशन पर अटैक किया, वो बिना किसी जानकारी या फिर इनपुट के संभव नहीं है। क्योंकि सेवेस्तोपोल की तरह येवपतोरिया भी रूस के लिए बेहद अहम इलाका था। जहां सेवेस्तोपोल में रशियन नेवी का शिपयार्ड मौजूद था, ठीक उसी तरह येवपतोरिया में भी एयरक्राफ्ट एंड शिप रिपेयर सेंटर बना हुआ है। यहां माइक्रोचिप बनाने की कई फैक्ट्रियां भी हैं। येवपतोरिया में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी मौजूद है, जहां हथियारों के कलपुर्जे तैयार किए जाते हैं। लेकिन यूक्रेन ने येवपतोरिया पर चढ़ाई के साथ ही वहां मौजूद एयरक्राफ्ट एंड शिप रिपेयर सेंटर, माइक्रोचिप फैक्ट्री और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को भी निशाना बनाया। ताबड़तोड़ अंदाज में आसमानी प्रहार किया। बीते 48 घंटों में क्रीमिया के दो बड़े शहरों पर प्रचंड हमला होना तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहा है। वो ये कि क्रीमिया पर दो भीषण अटैक रूसी डिफेंस की बड़ी चूक है। क्या पुतिन के हाथ से क्रीमिया का किला छिनने वाला है? क्या क्रीमिया पर यूक्रेन का कंट्रोल जल्द ही होने वाला है? यूक्रेन के रुस्तम से पार पाना पुतिन के भूते की बात नहीं है। कई वॉर एक्सपर्ट ये आशंका जता रहे हैं कि जिस आक्रामक अंदाज में यूक्रेन बारूदी हमला कर रहा है, क्रीमिया पर सिलसिलेवार ढंग से अटैक कर रहा है, उसे देख माना जा रहा है कि महज 72 घंटे के भीतर जेलेंस्की क्रीमिया के सुरक्षा घेरे को तोड़ देंगे।
और यूक्रेनी झंडा लहरा देंगे, क्योंकि ये पतोरिया पर हमले के साथ यूक्रेन ने रूस के सबसे सॉलिड और विध्वंसक डिफेंस सिस्टम S-400 को मिसाइल हमले में नेस्तनाबूद कर दिया। ये तस्वीर ये पतोरिया के उस इलाके की है जहां रूसी डिफेंस ने क्रीमिया की सुरक्षा के लिए S-400 तैनात किया था, मगर यूक्रेन ने 2 नेपच्यून क्रूज मिसाइलों से हमला करते हुए रूस के सबसे दमदार डिफेंस सिस्टम को ही जलाकर राख कर दिया। S-400 तो तबाह हुआ ही, इसके अलावा क्रीमिया के ये पतोरिया से सटे ब्लैक सी इलाके में भी यूक्रेन ने रशियन नेवी फ्लीट पर हमला किया, जिसमें रूस को भारी नुकसान हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। क्रीमिया के सेवेस्तोपोल पोर्ट की तरह येवपतोरिया भी ब्लैक सी से सटा हुआ इलाका है, जहां रूसी डिफेंस ने हथियारों का सर्विस सेंटर बना रखा है। यहां पर लड़ाकू विमान, शिप और पनडुब्बियों के मेंटेनेंस का काम होता है। लिहाजा यूक्रेनी सेना ने येवपतोरिया में मौजूद रूसी डिफेंस के वेपन सर्विस सेंटर को आसमानी प्रहार में करीब तबाह कर दिया। यूक्रेन ने येवपतोरिया पर अटैक के लिए देसी क्रूज मिसाइल नेपच्यून का इस्तेमाल किया, जिसे यूक्रेन ने खुद तैयार किया है। आपको बता दें, 2 नेपच्यून क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन ने रूस के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को उड़ा दिया। इसके अलावा यूक्रेन ने रूस की ब्लैक सी फ्लीट के सरगई कोतोव पेट्रोलिंग शिप को 5 सी ड्रोन से टारगेट किया। हालांकि रूस का दावा है कि यूक्रेन सेना के इस हमले को नाकाम कर दिया गया। वहीं दावा यह भी किया जा रहा है कि मिसाइल और सी ड्रोन के साथ साथ यूक्रेन के येवपतोरिया पर दर्जनों कामिकाजी ड्रोन से सीरियल अटैक भी किए गए। जिस अंदाज में क्रीमिया धधक रहा है, जिस तरह क्रीमिया में रूसी डिफेंस के पर खच्चे उड़ रहे हैं, उसकी वजह सिर्फ एक शख्स है और वो है यूक्रेन के नए डिफेंस मिनिस्टर रुस्तम उमेरोव, जिन्होंने मोर्चा संभालने के साथ ही क्रीमिया वाले वॉर फ्रंट पर भीषण अटैक शुरू कर दिया। और जानते हैं, यूक्रेन के रक्षा मंत्री का सिर्फ एक मकसद है, क्रीमिया फतेह हर कीमत पर। रुस्तम उमेरोव ने ऑपरेशन क्रीमिया को युद्ध स्तर पर एक्टिव कर दिया है और इसी के तहत हर नए दिन क्रीमिया के अलग अलग इलाकों में ताबड़तोड़ अंदाज में हमले हो रहे हैं। जिसके चलते क्रेमलिन में भी सनसनी मची हुई है। भले ही पुतिन यूक्रेन की घेराबंदी के लिए तमाम तरह के कदम उठा रहे हो, मगर सच तो यह है कि पुतिन की लाख कोशिशों के बाद भी यूक्रेन क्रीमिया फ्रंट पर तबाही मचाने से बाज नहीं आ रहा है। लिहाजा क्रीमिया को बचाने के लिए अब रूस में भी एटमी हथियारों के इस्तेमाल की बात होने लगी है। एक तरफ रशियन मीडिया पर परमाणु हथियार के इस्तेमाल की बात की जा रही है, तो वहीं दावा यह भी किया जा रहा है कि पुतिन ने भी न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल की हामी भर दी है। शायद इसीलिए बेलारूस में हलचल तेज हो गई है। एटमी साइट पर रूसी सेना और अधिकारियों की मूवमेंट बढ़ गई है। इतना ही नहीं, पुतिन किम से बेलारूसी प्रेसिडेंट लुकाशेंको भी मिल चुके हैं। मतलब ये कि अब क्रीमिया का इंतकाम पुतिन एटम बम से ले सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
इस वक्त की बड़ी वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, रूसी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई गई है। येवपतोरिया हमले के बाद ये आपात बैठक बुलाई गई। रूस के सीमाई शहरों की सुरक्षा पर विचार किया जा रहा है। यूक्रेन पर पलटवार की बड़ी रणनीति बनाई जा रही है। यूक्रेन पर हो सकते हैं मिसाइल हमले भी। देखिए किस तरह से येवपतोरिया पर हमला होने के बाद ये बड़ी बैठक बुलाई गई है। यूक्रेन पर पलटवार की बड़ी रणनीति बनाई जा सकती है। इस बैठक में ऐसी जानकारी मिल रही है। यूक्रेन पर इसके बाद बड़े मिसाइल हमले भी किए जा सकते हैं। लेकिन 13 सितंबर का सूरज उगने से पहले ही सुबह 3 बजे यूक्रेन ने रूस के नेवल बेस पर हमला किया और 14 सितंबर को उजाला फैलने से पहले ही रूस के एंगल्स एयरबेस पर हमले की कोशिश की गई। रूस का एंगल्स एयरबेस सारातोव में है। सारातोव शहर ईस्टर्न यूक्रेन से 1000 किलोमीटर की दूरी पर है। यूक्रेन लगातार लंबी दूरी के हथियारों से रूस पर हमले कर रहा है। बीते 15 दिन में यूक्रेन ने रूस के कई सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं। इनमें सबसे ज्यादा नेटो की सक्रिय हिस्सेदारी रही है। रूस अब यूक्रेन और नेटो से प्रतिशोध का बड़ा ब्लूप्रिंट बना चुका है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने जुलाई में कहा था कि वॉर इज कमिंग होम टू रशिया। इसका मतलब था कि अब युद्ध रूस की जमीन पर लड़ा जाएगा। ये तस्वीरें ज़ेलेंस्की की धमकी से सच होने का प्रमाण है। रूस के सेवास्तोपोल नेवल डॉक यार्ड से अभी भी धुआं उठ रहा है। रूस की ब्लैक सी नेवल फ्लीट को यूक्रेन के हमले से बड़ा नुकसान हुआ है। पूर्वी यूक्रेन से 1000 किलोमीटर दूर रूस का सारातोव शहर अग्निकुंड बन चुका है। इन दोनों शहरों के अलावा यूक्रेन ने रूस के सीमाई शहर बेलगोरोद और ब्रियांस्क पर भी जबरदस्त बमबारी की है। हमले की लेटेस्ट तस्वीरें आई हैं सारातोव से। सारातोव में 14 सितंबर की भोर से पहले ही जबरदस्त विस्फोट की आवाज आई और आग की लपटें आसमान छूने लगी। सारातोव के एक मैदानी इलाके में विस्फोट की आवाज आई और सड़क से गुजरते राहगीरों ने आग के तांडव की तस्वीरें बनाई। विस्फोट के बाद 1 किलोमीटर से ज्यादा बड़े इलाके में आग लग गई। आग की लपटें कई 100 मीटर ऊपर तक उठने लगी। सारातोव में लगी आग की तस्वीरें कई मील दूर से लोगों ने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड की। सारातोव में यूक्रेन ने खास मकसद से हमला किया। उसका टारगेट था रूस का एयरबेस। सारातोव में रूस का एंगल्स एयरबेस है। यहां रूस के SU फाइटर जेट और TU बॉम्बर के हैंगर हैं। यूक्रेन का निशाना एंगल्स एयरबेस था। एयरबेस से कुछ पहले ही उसकी मिसाइल गिरी। ये मिसाइल एक गैस पाइपलाइन पर गिरी। विस्फोट से पाइपलाइन फट गई और गैस ने आग पकड़ ली। सारातोव में रूस के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा नुकसान हुआ है, तो सेवास्तोपोल में उसके सैन्य ठिकाने पर यूक्रेन ने बड़ा हमला किया है। सेवास्तोपोल के ब्लैक सी नेवल फ्लीट को स्टॉर्म शैडो, स्कैल्प मिसाइल और 3 समुद्री ड्रोन से टारगेट किया गया। यूक्रेन के इस हमले के बाद पूरा क्रीमिया धमाकों से गूंज उठा। रूस के ब्लैक सी नेवल फ्लीट को बड़ा नुकसान हुआ। यूक्रेन के मिसाइल और ड्रोन हमलों से 13 सितंबर को सेवास्तोपोल का डॉकयार्ड दहला और 14 सितंबर को तबाही की तस्वीरें आई।
सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें बता रही हैं कि रूस को कितना नुकसान हुआ है। सैटेलाइट तस्वीरों में 2 बड़े काले निशान नजर आ रहे हैं जो पहले नजर नहीं आ रहे थे, यानी ये 13 सितंबर को हुए हमले के निशान हैं। हमले में रूस का एक शिप और एक सबमरीन तबाह हुए हैं। इससे कुल अनुमानित नुकसान 3,325 करोड़ रुपए आंका गया है। खास बात यह है कि इन सभी हमलों में नेटो देशों की सीधी भागीदारी है। नेटो देशों की मदद से यूक्रेन ने 14 सितंबर को रूस के रोस्तोव शहर पर हमला किया। उसका टारगेट था रूस का एंगल्स एयरबेस। टारगेट बनी रूस की गैस सप्लाई पाइपलाइन। यह हमला लंबी दूरी की मिसाइल या ड्रोन से किया गया। 13 सितंबर को यूक्रेन ने नेटो की मदद से सेवेस्तोपोल भर पर ही हमला किया। रूस के ब्लैक सी फ्लीट को भी टारगेट किया गया। हमले में मिन्स्क नाम का लैंडिंग शिप तबाह हो गया। इसके साथ ही रोस्तोव दोनों सबमरीन भी नष्ट हो गई। हमला करने के लिए 10 स्कैल्प और स्टॉर्म शैडो मिसाइल फायर की गई थी। 3 समुद्री ड्रोन इस हमले में इस्तेमाल किए गए। 30 अगस्त को यूक्रेन ने रूस के स्कोव एयरबेस पर हमला किया। इस हमले में 7 रूसी विमान नष्ट हो गए। खुफिया जानकारी यह भी है कि यह हमला नेटो देश एस्टोनिया की जमीन से किया गया। हमले के लिए मॉडिफाइड ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था, ऐसी जानकारी मिली। रूस ने दावा किया कि स्कोव हमले की प्लानिंग MI6 ने ही की थी। MI6 ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी है और उस पर इल्जाम लगाया गया। हमलों के लिए इनपुट अमेरिका के सर्विलांस ड्रोन से दिए जा रहे हैं। हमलों में स्कैल्प और स्टॉर्म शैडो मिसाइल इस्तेमाल हो रही है। ये मिसाइलें फ्रांस और ब्रिटेन की हैं। हमले जर्मनी में बने वेक्टर ड्रोन से भी किए जा रहे हैं। यूक्रेन ने सारातोव और सेवेस्तोपोल के अलावा ब्रियांस्क और बेलगोरोद पर भी ड्रोन हमले किए। रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन के ड्रोन हमले नाकाम कर दिए गए। रूस ने ब्रियांस्क में 4 यूक्रेनी ड्रोन इंटरसेप्ट करने का दावा किया है। बेलगोरोद में भी यूक्रेन का एक ड्रोन ध्वस्त किया गया है। यूक्रेन ने एक ही दिन में एक साथ रूस के 3 शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की और सारातोव में हमला कामयाब रहा। अब रूस को यह स्पष्ट सबूत मिल चुके हैं कि हमले नेटो देशों के लॉन्ग रेंज हथियारों और नेटो की जमीन से किए जा रहे हैं। इन हमलों के प्रतिशोध का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। रूस के रक्षा मंत्री ने ऐलान कर दिया है कि इन हमलों का विध्वंसक प्रतिशोध लिया जाएगा। यानी अब रूस के निशाने पर यूक्रेन के सबसे अहम ठिकाने होंगे, साथ ही नेटो देशों के शहर भी। रूस के रक्षा मंत्री सरगई शोइगु ने कहा है कि कीव का विध्वंस किया जाएगा। पुतिन के सलाहकार और रूसी सांसद आंद्रे गोरोलेव ने कहा है कि ब्रिटेन पर सीधा हमला होगा। साफ है कि अब जंग में संपूर्ण संहार की बारी है। रूसी सांसद ने रूसी राष्ट्रीय मीडिया में ब्रिटेन पर हमले का ऐलान कर दिया। नेटो की युद्ध में भागीदारी के सबूत मिलते ही रूस के निशाने पर ब्रिटेन है और यूक्रेन के वीवीआईपी ठिकाने भी। इसलिए कीव में पैट्रियट और आइरिस-टी डिफेंस सिस्टम की संख्या बढ़ाई गई है। अहम मंत्रालयों पर डिफेंस सिस्टम तैनात हो रहे हैं। ज़ेलेंस्की के मारियन्स्की पैलेस पर डिफेंस सिस्टम बढ़ाए गए हैं। रूस के सेवेस्तोपोल और सारातोव पर हमले के प्रतिशोध में कीव से लंदन तक मिसाइलों की बरसात होने की आशंका गहरा गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रूसी नॉर्थ सी फ्लीट ने बड़ी हलचल की है। आर्कटिक सागर में रूस का युद्धाभ्यास शुरू हो गया है। क्रीमिया हमले के बदले की तैयारी क्या की जा रही है, ऐसे सवाल उठ रहे हैं। इस एक्सरसाइज की वजह से क्रूज मिसाइलों से हमले की तैयारी कर रहा है क्या रूस, ये सवाल भी पूछे जा रहे हैं। कीव पर हो सकती है मिसाइल वर्षा, क्योंकि जिस तरह का नुकसान
कीव द्वारा यानी यूक्रेन द्वारा रूस को पहुंचाया गया है, उसके बाद रूस की तरफ से इस तरह का पलटवार किया जा सकता है। पुतिन और किम ने युद्ध का जो प्लान लेकिन बनाया है, उससे परमाणु विनाश के युग की शुरुआत हो गई है। किम और पुतिन ने नेटो के खिलाफ 100 सालों तक मिलकर जंग लड़ने का ऐलान कर दिया है। इस ऐलान के साथ ही अमेरिका और नेटो पर परमाणु प्रहार करने की तैयारी भी शुरू हो गई है। आर्कटिक से लेकर प्रशांत महासागर तक पुतिन और किम वॉर परेड कर रहे हैं। रूस और उत्तर कोरिया के प्लान से नेटो भी हाई अलर्ट पर आ गया है। महायुद्ध की तैयारी में नेटो भी जुट गया है। तो सवाल यही है कि क्या तीसरे विश्व युद्ध की तारीख बहुत निकट आ गई है? प्रशांत महासागर में रूस की नौसेना ने अपनी परमाणु शक्ति का प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का दर्शन उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने किया। किम के सामने रशियन नेवी ने मिसाइलें फायर की, कई एयर ऑपरेशन को अंजाम दिया। जिस वक्त किम जोंग रूस के दौरे पर हैं, उस वक्त रूस की नेवी 2 जगहों पर विध्वंसक वॉर एक्सरसाइज कर रही है। प्रशांत महासागर में रूस की पैसिफिक फ्लीट ने किम जोंग के सामने अपनी ताकत की नुमाइश की। तो आर्कटिक में रूस की नॉर्दर्न फ्लीट नेटो पर हमले का अभ्यास कर रही है। रूसी युद्धपोत मिसाइलें उगल रहे हैं। वॉरशिप के गन गरज रहे हैं। रूसी नौसैनिक विध्वंसक फायरिंग कर टारगेट को भेद रहे हैं। कहने को यह युद्धाभ्यास है, लेकिन असल में यह नेटो के खिलाफ पुतिन और किम की जंगी तैयारी है। किम ने सिर्फ रूसी नौसेना की ताकत ही नहीं देखी, बल्कि अमेरिका की अगुवाई वाले नेटो के खिलाफ महायुद्ध छेड़ने का ऐलान कर दिया। रूस में मौजूद उत्तर कोरिया के तानाशाह ने पुतिन से मुलाकात के दौरान अब तक की सबसे बड़ी कसम खा ली है। किम ने रूस के साथ मिलकर 100 सालों तक युद्ध लड़ने का ऐलान कर दिया है। ये युद्ध नेटो के खिलाफ होगा। इसके जरिए अमेरिका की बादशाहत को कुचलने की तैयारी। पुतिन से मिलने के साथ ही किम ने घोषणा कर दी है कि रूस और उत्तर कोरिया 100 सालों तक मिलकर जंग लड़ेंगे। मीटिंग में नेटो के खिलाफ विध्वंसक प्लान तैयार हो चुका है। किम और पुतिन ने 100 साल तक मिलकर जंग लड़ने का ऐलान किया और इसी के साथ पुतिन का एक्शन शुरू हो गया। किम से मुलाकात करने के बाद पुतिन ने सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक बुलाई। बैठक में पुतिन ने न सिर्फ युद्ध का जायजा लिया, बल्कि अपने सहयोगी देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने पर बल दिया। अपने इसी प्लान के तहत पुतिन ने बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको को मॉस्को बुला लिया है। पुतिन लुकाशेंको से भी मिलने वाले हैं। वो किम के बाद लुकाशेंको से मिलकर युद्ध की नई रणनीति बनाने वाले हैं। पुतिन और किम के खतरनाक इरादे का खुलासा हुआ तो नेटो देश तनाव में आ गए। पुतिन और किम के प्लान को ध्वस्त करने के लिए नेटो ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। ब्लू जोन में बहुत सारा बारूद इकट्ठा हो गया है। रूस और नेटो के युद्धाभ्यास से समंदर की लहरें इस वक्त खौल रही हैं। रूस की नौसेना एक साथ 2 जगह पर युद्धाभ्यास कर रही है। प्रशांत महासागर रूस की पैसिफिक फ्लीट, जबकि आर्कटिक में रूस की नॉर्दर्न फ्लीट नेटो देशों पर हमले की प्रैक्टिस कर रही है। पुतिन, शी जिनपिंग और किम को रोकने के लिए नेटो ने भी अपनी तैयारी तेज कर रखी है। नेटो देश की सेनाएं बाल्टिक सागर में वॉर एक्सरसाइज कर रही हैं। इस ड्रिल में 30 वॉरशिप और 3200 नौसैनिक शामिल हो रहे हैं।
ये तो सिर्फ ट्रेलर है, लेकिन आने वाले वक्त में नेटो देश बाल्टिक सागर में ही अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास करने जा रहे हैं। इसमें 50 से ज्यादा युद्धपोत शामिल होंगे, करीब 41,000 नौसैनिक शामिल होंगे। ये सभी 700 से ज्यादा एयर ऑपरेशन को अंजाम भी देंगे। मतलब ये कि रूस और नेटो दोनों तैयार हैं। समंदर में महायुद्ध का मैदान तैयार हो चुका है। किसी भी वक्त परमाणु वार और पलटवार शुरू हो सकता है। अमेरिका ने नेटो देशों के साथ बाल्टिक सागर में शक्ति प्रदर्शन शुरू कर दिया है। नेटो देश बाल्टिक सागर में अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास करने जा रहे हैं। तो रूस उत्तर कोरिया के साथ जापान सागर के पास संयुक्त युद्धाभ्यास करने जा रहा है। इसके साथ ही किम ने पुतिन को उत्तर कोरिया आने का न्योता दे दिया है। पुतिन ने इस न्योते को स्वीकार कर लिया है। वो जल्द ही प्योंगयांग जाएंगे। यहां भी किम और पुतिन अमेरिका समेत पूरे नेटो के खिलाफ युद्ध का ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। रूस की धरती से किम जोंग उन ने महाविनाश की गर्जना की तो अमेरिका ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। अमेरिका उत्तर कोरिया के सबसे बड़े दुश्मन यानी दक्षिण कोरिया को अपने सबसे घातक फाइटर जेट देने जा रहा है। इस फाइटर जेट का नाम है F-35। किम जोंग आए दिन दक्षिण कोरिया को मिटा देने की धमकी देता रहता है। हाल के दिनों में उत्तर कोरिया की आक्रामकता बहुत बढ़ गई है। यही वजह है कि अब अमेरिका दक्षिण कोरिया को 5वीं पीढ़ी का विनाशक लड़ाकू विमान देने जा रहा है। दक्षिण कोरिया को 25 F-35 फाइटर जेट मिलने जा रहे हैं। इस फाइटर जेट से अमेरिका बेलगाम किम पर लगाम लगाने की कोशिश करेगा। मतलब यह कि पुतिन और बाइडेन गुट आसमान से लेकर समंदर तक एक दूसरे की घेराबंदी कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे दोनों तरफ से महायुद्ध की तैयारी हो रही है। एक तरफ है पुतिन, किम और जिनपिंग, तो दूसरी तरफ है नेटो। अगर इन दोनों गुटों में जंग हुई तो ये तीसरे विश्व युद्ध का रूप ले लेगा। युद्ध के महामैदान में परमाणु जलजला आएगा, जिससे दुनिया का एक बड़ा भूभाग हिरोशिमा बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रूस की पैसिफिक मरीन यूनिट ने हमला किया है। मुलेदार में यूक्रेनी ठिकाने नष्ट कर दिए हैं। यूक्रेनी ठिकानों पर आर्टिलरी हमले किए गए हैं। ड्रोन से पता की ठिकानों की लोकेशन ड्रोन के जरिए लोकेशन पता की गई इन ठिकानों की, और डरेस पर हमले की कोशिश कर रहा है यूक्रेन लगातार। रूस यूक्रेन जंग ऐसे दौर में जा पहुंची है जहां दोनों तरफ से विनाशक हथियारों से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। इसके पीछे वजह है कि सर्दियों से पहले यूक्रेन और रूस दोनों ही ज्यादा से ज्यादा इलाके पर अपना कब्जा करना चाहते हैं। इस बीच यूक्रेन ने अपनी रणनीति बदली है। यूक्रेन अब डिफेंस की बजाय मॉस्को से लेकर क्रीमिया तक काउंटर ऑफेंसिव मोड में है, जिससे रूस को जबरदस्त नुकसान हो रहा है। अब सवाल ये उठ रहा है कि रूस का पलटवार कितना विनाशक होगा। क्या रूस एटमी वेपन का इस्तेमाल करके यूक्रेन का संपूर्ण संहार करने वाला है? सेवेस्तोपोल के बदले ओडेसा, रूस का अटैक दोगुना। रात भर बरसी मिसाइल, ओडेसा में रूस की रक्त लीला। एक एक तस्वीर को देख लीजिए, ऐसा लग रहा है जैसे तबाही का ज्वालामुखी फट पड़ा हो। एक दिन पहले यूक्रेन ने सेवेस्तोपोल पर कहर बरपाया।
उसके तुरंत बाद रूस ने पलटवार किया तो ओडेसा में कोहराम मच गया। ओडेसा में तबाही की तस्वीर नंबर 1। इस तस्वीर में देखिए कैसे ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक में कई हेक्टेयर में लगी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। ओडेसा में तबाही की तस्वीर नंबर 2। ड्रोन अटैक में एक व्हीकल डिपो पूरी तरह जलकर खाक हो गया। उसमें खड़े कई वाहन जल गए। ओडेसा में तबाही की तस्वीर नंबर 3। इस तस्वीर में देखिए कैसे यूक्रेनी सैनिक कामिकाज़ी ड्रोन को मार गिराने के लिए लगातार फायरिंग कर रहे हैं। ओडेसा में रात भर मिसाइलें चिंगारती रही। ड्रोन टारगेट को तहस नहस करते रहे। कई मीटर ऊंची लपटें उठती रही। रात भर सायरन बजते रहे। ऐसा लग रहा था जैसे ओडेसा शमशान में बदल गया हो। रात भर शहर तबाही की कैद में था और जब सुबह हुई तो बर्बादी का ऐसा मंजर था। कई वाहन जल चुके थे, इमारतें खंडहर बन चुकी थी। दिन में भी तबाही की तस्वीरें डरा रही थी। अगर रूस ने बदले के लिए बारूदी तेवर अख्तियार कर लिए हैं तो यूक्रेन भी आर पार की लड़ाई लड़ने पर आमादा है। खासतौर से नए रक्षा मंत्री रुस्तम के आने के बाद से यूक्रेन ज्यादा हमलावर हो गया। सेवास्तोपोल के बाद येवपातोरिया पर भी यूक्रेन ने जबरदस्त अटैक किया, जिसमें येवपातोरिया के साकी एयरबेस को काफी नुकसान पहुंचाया। इसमें सबसे खास बात यह है कि यूक्रेन ने रूस के डिफेंस सिस्टम S-400 को उड़ा दिया। अब ये हमला नेपच्यून मिसाइल से किया या फिर कामिकाज़े ड्रोन से, इसका भी जल्द पता लग जाएगा। लेकिन इतना तय है कि यूक्रेन सर्दियों से पहले इसी तरह के हमले करता रहेगा। सिर्फ क्रीमिया ही नहीं, दूसरी जगहों पर भी हमलावर है। ये भी ओडेसा से आई तस्वीरें हैं जहां रूस की पूरी सैनिक टुकड़ी को यूक्रेन ने उड़ा दिया। देखिए, रूसी सेना के जवान एक इमारत की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्हें यूक्रेन का ड्रोन फॉलो कर रहा था। बिल्डिंग में घुसने से पहले एक जोरदार धमाका होता है और सारे के सारे रूसी सैनिक मारे जाते हैं। खेरसोन से आए इस वीडियो में देखिए कैसे रूस के T-90 टैंक के पर खच्चे उड़ जाते हैं। यूक्रेन के कामिकाज़े ड्रोन ने सटीक हमला करके रूसी टैंक को एक झटके में तबाह कर दिया, जिसके बाद कई फीट ऊंचा धुएं का गुबार उठ गया। ये डोनेस्क से आई तस्वीरें हैं जहां यूक्रेनी सेना लगातार आगे बढ़ रही है। इस दौरान वो नेटो से मिले हथियारों को छुपा कर रख रही है। जैसे ही रूसी ठिकाना ड्रोन को नजर आता है, उस पर ताबड़तोड़ रॉकेट दाग दिए जाते हैं। अब ये लुहान से आया वीडियो देखिए। इसमें साफ दिख रहा है कि कैसे रूस यूक्रेन को तबाह करने पर आमादा है। रूस ने लुहान्स्क में क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया। देखिए कैसे अंगारों की बारिश होती देखी। लुहान्स्क में रूस और यूक्रेन के बीच जोरदार जंग चल रही है। यूक्रेन ने जर्मनी से मिले लेपर्ड को सदर्न फ्रंट पर लगा दिया है, जहां लेपर्ड पर सवार होकर यूक्रेनी सैनिक शिकार को निकलते हैं और रूसी सैनिकों को तबाह कर देते हैं। उधर रूस भी लुहान्स्क में यूक्रेनी सैनिकों को तगड़ा जवाब दे रहा है। रूस ने इन्फैंट्री व्हीकल BMP को उतार दिया है। फ्रंट लाइन पर BMP लगाकर लगातार फायरिंग की जा रही है। यूक्रेन से लगातार ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। खासतौर से यूक्रेन वहां ज्यादा एग्रेसिव है जहां रूस का कब्जा है, इसलिए उन तमाम इलाकों में टक्कर आमने सामने की हो रही है। इसके अलावा यूक्रेन के रक्षा मंत्री रुस्तम के आने से यूक्रेनी सेना में नया दमखम आ गया है।
यही वजह है कि खौफनाक युद्ध का नया अध्याय शुरू हो गया है। सर्दियों से पहले दोनों देश एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश में हैं। इसलिए यूक्रेन कामिकाज़े ड्रोन का जमकर इस्तेमाल कर रहा है, जबकि रूस रॉकेट मिसाइल से तबाही मचा रहा है। इतना ही नहीं, फास्फोरस बम और क्लस्टर बम से यूक्रेन को दहला रहा है। बदला लेने को यूक्रेन जेडैम गाइडेड बम का इस्तेमाल कर रहा है, यानी नए और विध्वंसक हथियारों से जमकर हमले किए जा रहे हैं, जिसमें कीव से लेकर क्रीमिया तक भारी तबाही मची हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। रोमानिया तीसरे विश्व युद्ध का एपिसेंटर बनने की कगार पर खड़ा है। रोमानिया को लेकर रूस और नेटो में विश्व युद्ध छिड़ सकता है। महाविनाश की संभावना उस वक्त बहुत बढ़ गई जब रोमानिया की धरती पर रूस का तीसरा ड्रोन गिर गया। नेटो देश की धरती पर रूसी ड्रोन का धमाका हुआ तो महाविध्वंस की ज्वाला भड़क उठी। सवाल यह है कि आखिर रोमानिया पर बार बार ड्रोन क्यों दाग रही है पुतिन की सेना। उससे बड़ा सवाल यह है कि आखिर पुतिन के एक्शन पर नेटो का रिएक्शन क्या होगा। क्या अब रोमानिया की धरती धधकने जा रही है? क्या रोमानिया एटमी युद्ध का एपी सेंटर बनने जा रहा है? क्या रोमानिया में विश्व युद्ध की आग भड़कने वाली है? क्या पुतिन नेटो को जंग के लिए उकसा रहे हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि रूस के ड्रोन लगातार रोमानिया की जमीन पर गिर रहे हैं। रूस के ड्रोन उसी रोमानिया में गिर रहे हैं जो नेटो देश है। रोमानिया की धरती पर तीसरा ड्रोन गिर चुका है। 2 हफ्तों के अंदर ये तीसरी घटना है। रोमानिया की धरती पर तीसरी बार ड्रोन गिरा तो नेटो आग बबूला हो गया। तीसरे ड्रोन का मलबा मिला तो रोमानिया भड़क गया। उसने रूस के राजदूत को तलब कर लिया। रोमानिया की सरकार ने रूसी राजदूत को इसके गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दे दी है। उधर नेटो ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि अगर रूस ने रोमानिया पर हमला किया तो नेटो रूस के खिलाफ विध्वंसक जंग छेड़ देगी। लेकिन नेटो की धमकी का पुतिन पर कोई असर नहीं पड़ता। खबर ये कि रोमानिया पर रूस का एक और ड्रोन गिर गया। रूस का ये कदम इस बात के संकेत कर रहा है कि पुतिन रोमानिया में ड्रोन गिराकर नेटो को उकसा रहे हैं। पुतिन नेटो को जंग के लिए उकसा रहे हैं ताकि पश्चिमी देशों से यूक्रेन युद्ध का बदला लिया जा सके, ताकि अमेरिका के साथ साथ नेटो की बादशाहत को खत्म किया जा सके। ऑपरेशन नेटो को अंजाम देने के लिए पुतिन ने अपना अलायंस बना लिया है। इस अलायंस में रूस के साथ चीन, उत्तर कोरिया, ईरान और बेलारूस शामिल हैं। रूस का ड्रोन तीसरी बार रोमानिया की धरती पर गिरा है, इसलिए रोमानिया ने यूक्रेन बॉर्डर के पास अपने एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया है। इतना ही नहीं, रोमानिया ने यूक्रेन के साथ सी ब्रीज एक्सरसाइज शुरू कर दी है। ये रोमानिया की सैन्य तैयारी है ताकि नेटो का आदेश आते ही मॉस्को पर हमला किया जा सके। सवाल यह है कि आखिर पुतिन रोमानिया को बार बार निशाना क्यों बना रहे हैं? असल में इस वक्त पुतिन सेना सर्दी में भीषण युद्ध की तैयारी कर रही है। सर्दी में ही यूक्रेन को खत्म करने का प्लान है। यूक्रेन तभी खत्म होगा जब पश्चिमी देशों की सप्लाई ठप होगी। सर्दियों में यूक्रेन को हथियारों और रसद की सप्लाई सिर्फ रोमानिया के रास्ते ही हो पाती है। रूसी सेना इसी सप्लाई चेन को तबाह करने की कोशिश कर रही है ताकि बर्फबारी के दौरान यूक्रेनी सेना निहत भी हो जाए और पुतिन आर्मी भीषण प्रहार कर उसे सरेंडर करने पर मजबूर कर दे।
जाहिर है ये तो शुरुआत है। आने वाले वक्त में रोमानिया पर रूसी सेना और भी हमले कर सकती है। नेटो देश पर ये वो हमला होगा जो तीसरे विश्व युद्ध की वजह बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। एक तरफ यूक्रेन रूस पर ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है, दूसरी तरफ यूक्रेन के पास सर्दियों में जंग लड़ने के लिए हथियार नहीं है, जबकि रूस ने मिसाइल और ड्रोन का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। तो क्या यूक्रेन के सरेंडर का टाइम फिक्स हो गया है? इस रिपोर्ट में जानिए आखिर क्यों यूक्रेन घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा। आखिर किस ब्लूप्रिंट के सहारे पुतिन यूक्रेन पर विजय का सायरन बजा रहे हैं। सर्दियों में रूस का विध्वंसक प्लान, मिसाइल से कीव लहूलुहान। विंटर में यूक्रेन का सरेंडर, बिना हथियार कैसे लड़ेगा यूक्रेन? क्योंकि यूक्रेन में हथियारों की खरीद में बड़ा घोटाला हुआ है। इसी वजह से ज़ेलेंस्की ने रक्षा मंत्री ओलेस्की रेज़निकोव को हटाकर कमान रुस्तम को दे दी है। लेकिन रुस्तम भी बिना हथियारों के ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। जब तक हथियार मिलेंगे तब तक काफी देर हो सकती है, क्योंकि अमेरिका ने एक मॉनिटरिंग टीम की भेजी है जो घोटाले की भी जांच करेगी और नए हथियारों के इस्तेमाल पर निगरानी रखेगी। यानी फिलहाल यूक्रेन को नए हथियारों का मिलना मॉनिटरिंग टीम पर निर्भर करेगा। जबकि इस बीच रूस ने मिसाइल और ड्रोन का प्रोडक्शन पहले से कई गुना बढ़ा दिया है। यानी रूस को अंदाजा है कि यूक्रेन का डिफेंस सिस्टम तबाह हो चुका है, हथियार खत्म हो रहे हैं, नए हथियार जल्द नहीं मिलेंगे। सर्दियों में सैनिक जमीन पर जंग नहीं लड़ पाएंगे। ऐसे में सर्दियों में रूस ताबड़तोड़ अटैक करके यूक्रेन को सरेंडर पर मजबूर कर सकता है। इसके लिए मिसाइलें और ड्रोन बनाने के लिए ज्यादा ताकत लगा रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के हवाले से पिछले साल दिसंबर 2022 तक रूस के पास मिसाइल बनाने की क्षमता काफी कम थी, लेकिन 2023 में उसने मिसाइल बनाने पर ज्यादा फोकस शिफ्ट कर दिया। इसका सीधा मतलब है यूक्रेन पर मिसाइल से ज्यादा अटैक किए जाए। इतना ही नहीं, पिछले साल तक रूस एक साल में 100 टैंक बना रहा था, लेकिन इस साल उसने एक साल में 200 टैंक बनाने का लक्ष्य रखा है। जबकि कामिकाज़े ड्रोन का प्रोडक्शन भी बढ़ाया जा रहा है, जिसमें गैरान और लैंसेट ड्रोन शामिल है। साथ ही चीन और नॉर्थ कोरिया से भी रूस हथियार खरीदेगा। इसका सीधा मतलब है कि रूस कीव के तबाह डिफेंस सिस्टम का फायदा उठाकर यूक्रेन को नेस्तनाबूद करने में कसर नहीं छोड़ने वाला, और इसके लिए सर्दियों का वक्त तय किया गया है। जबकि जर्मनी यूक्रेन को 20 मार्डर आर्मर्ड व्हीकल की खेप जल्द भेजने वाला है, जिससे यूक्रेनी सैनिक रूसी कब्जे वाले इलाके में सर्दियों से पहले जा घुसें, जिससे सर्दियों में रूस को रोका जा सके। लेकिन ये साफ है कि बिना मिसाइल, ड्रोन, फाइटर जेट और डिफेंस सिस्टम के यूक्रेन रूस के अटैक को रोक नहीं पाएगा, जिसका सीधा मतलब है सर्दियों में यूक्रेन का सरेंडर तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। अपनी धरती पर हो रहे लगातार हमलों के लिए रूस अमेरिका और नेटो को जिम्मेदार मानता है। रूस ने अब इन देशों पर अपनी परमाणु शक्ति का दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। रूस ने अपनी नेवी को बैलिस्टिक, क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइलों के साथ 5 सागरों में तैनात कर दिया है। रूस ने शक्तिशाली हथियारों से यूरोप और अमेरिका की परमाणु घेरेबंदी कर दी है। रूसी धरती पर हमलों के प्रतिशोध का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। अब रूस की जमीन पर हुए हर धमाके के हिसाब की तैयारी कर ली गई है। रूस ने साफ कहा है कि ये हमले अमेरिका और यूरोपीय देशों की प्लानिंग है और अपना अस्तित्व बचाने के लिए रूस कोई भी कदम उठाने को तैयार है।
रूसी धरती पर हमले रोकने का तरीका है दुश्मन देश के मित्रों पर रूस की असीम परमाणु शक्ति का दबाव बनाना। रूस ने अपनी शक्तिशाली नौसेना के विशेष ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं। रूस ने ब्लैक सी इकोनॉमिक जोन में आंशिक पाबंदी लगा दी है। रूस ने बुल्गारिया के इकोनॉमिक जोन में जहाजों की आवाजाही बंद कर दी है। इस क्षेत्र में रूस ने युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। रूस ने एक साथ अमेरिका और यूरोप की परमाणु घेराबंदी का प्लान एक्टिवेट कर दिया है। दुनिया की सबसे बड़ी नौसेनाओं में से एक नौसेना शक्ति रूस ने अपने एडवांस डिस्ट्रॉयर और महाविनाशक सबमरीन से अमेरिका और यूरोप की परमाणु घेराबंदी शुरू कर दी है। रूस का सबसे पहला टारगेट है अमेरिका को उसके मेन लैंड में उलझाना, ताकि वो यूक्रेन को मदद देने के बजाय आत्मरक्षा के प्लान में उलझे। इसलिए रूस ने नॉर्थ अटलांटिक ओशन में कई सबमरीन तैनात कर दी हैं। ये अमेरिका के पूर्वी तट से 1000 किलोमीटर दूर है, यानी अमेरिका के मायामी से वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क और मेन तक रूसी सबमरीन मिसाइलों की रेंज में है। भूमध्य सागर में रूस की बेलगरोद क्लास की सबमरीन तैनात है। यहां से रूस का सीधा टारगेट फ्रांस, इटली और स्पेन जैसे देश हैं। अमेरिका को मेन लैंड में उलझाने के साथ साथ रूस की नेवी ने रूस यूक्रेन के नजदीकी देशों के खिलाफ परमाणु व्यूह रचना तेज कर दी है। बैरेंट सागर में रूस ने अपनी सबमरीन और डिस्ट्रॉयर तैनात कर दिए हैं। यहां से इनका टारगेट डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और स्वीडन है। बाल्टिक सागर में रूस के डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट तैनात हैं। यहां से रूस का टारगेट पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया है। ब्लैक सी फ्लीट परमाणु हथियारों से लैस है और इनका टारगेट तुर्की, बुल्गारिया, रोमानिया और मोल्दोवा है। रूस ने प्रतिशोध की तैयारी पूरी कर ली है, जो कभी भी विश्व विनाश का ट्रिगर बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। एक बार फिर से एलियन के वजूद पर बहस शुरू हो गई है। इस बार मेक्सिको की संसद में मुद्दा गूंजा। 1000 साल पुराने 2 सार्वजनिक करके इनको एलियन होने का दावा किया जा रहा है। 2 शवों को सार्वजनिक किया गया, लोगों को दिखाया गया कि दूसरी दुनिया से आए एलियन कैसे दिखते थे। इस रिपोर्ट में आप भी जानिए कि एलियन से जुड़ी ये पूरी पहेली, ये नई पहेली है क्या। मेक्सिको में एलियन की ममी, क्या खुलेगा एलियन का रहस्य। 1000 साल पुराने शव, एलियन के वजूद पर फिर उठा सवाल। इंसान जैसा चेहरा और हाथ पैर में 3-3 उंगलियां। लैटिन अमेरिकी देश मेक्सिको में 2 शव संसद में लाए गए और दावा किया गया कि ये एलियन की ममी है। इस बहस का लाइव टेलीकास्ट भी किया गया। मैक्सिकन जर्नलिस्ट और यूफोलॉजिस्ट जे मोसान ने संसद में दावा किया कि ये शव पेरू की एक खदान से मिले थे, जो करीब 1000 साल पुराने हैं। उन्होंने इस पर रेडियो कार्बन डेटिंग के जरिए स्टडी की, फिर डीएनए साक्ष्य हासिल करने में कामयाबी हासिल की। मम्मी बन चुके एलियन के शवों को लकड़ी के बॉक्स में रखा गया था, जिससे लोग भी देख सके। संसद में सुनवाई के दौरान अमेरिकी नेवी के पूर्व पायलट रायन ग्रेव्स भी मौजूद थे। ग्रेव्स इससे पहले अमेरिकी संसद में दावा कर चुके हैं कि सर्विस के दौरान उन्होंने एलियन का स्पेसक्राफ्ट देखा था।